नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। इस बार इसके केंद्र में एनसीपी नेता अजित पवार है। एनसीपी में रार है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के बीच नेतृत्व को लेकर शाह और मात की लड़ाई है। अटकलें लगी कि अजीत पवार बीजेपी में जाने की तैयारी में है। सारी अटकलें दरअसल सुप्रीम कोर्ट में लंबित शिवसेना के विवाद के फैसले को लेकर लगाई जा रही है। इसी बीच संजय राउत ने कह दिया कि शिंदे फडणवीस सरकार अगले 15 दिनों में गिर जाएगी। राउत ने कहा शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है, तो वहीं अजीत पवार को कर्नाटक चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से साइडलाइन कर दिया गया। तो आज महाराष्ट्र में मचे सियासी लड़ाई पे ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अजीत पवार क्या खेल कर रहे हैं या उनके साथ खेल हो रहा है? देखिए, अजीत पवार खेल नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार अपने आप को एनसीपी का उत्तराधिकारी बना रहे हैं। यानी शरद पवार खेल कर रहे हैं। शरद पवार को जब लग रहा है कि अब पार्टी बचने वाली नहीं है, मतलब उनके हाथों में अब नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने सेटिंग कर ली है। ये शरद पवार माने हुए राजनेता हैं। वो चाणक्य कहे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के, लेकिन उनके चाणक्य वाली नीति पर भारी पड़ रहे हैं इस समय अजीत पवार। इसलिए वो चुप बैठे हैं और चारों तरफ से दूसरे नेताओं को मैदान में उतार चुके हैं। वो अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उसके बाद एनसीपी में उनकी स्थिति और कमजोर हो जाएगी। ये पता चल जाएगा कि शरद पवार के हाथों से पार्टी चली गई है। इसलिए उन्होंने मैदान में किसे उतारा? सबसे पहले संजय राउत को। संजय राउत से पहले भी उनकी सेटिंग रही है, इसलिए उन्होंने संजय राउत को मैदान में उतार दिया है कि तुम ऐसे बयान दो, क्योंकि संजय राउत बयानवीर हैं। वो हमेशा से बयान देते रहते हैं और उटपटांग बातें ही करते हैं। तो सबसे पहले उनको मैदान में किस लिए उतारा गया कि पहले भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच अजीत पवार को लाओ। यानी कि जैसे ही अजीत पवार की बात बार बार शिंदे के साथ करोगे तो शिंदे भारतीय जनता पार्टी को सामने से दबाव बनाएगी। और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग, जैसे संजय सिरसाट ने भी कुछ दिन पहले बोला था, और ये लोग धीरे धीरे उनके उकसावे में आने भी लगे हैं। लेकिन बात वो नहीं है जो पर्दे के सामने दिख रहा है। पर्दे के पीछे में सारा का सारा खेल शरद पवार कर रहे हैं। और संजय राउत अब तो ये बोलना शुरू कर दिए कि 15 दिन में शिंदे की सरकार गिर जाएगी। वो कह रहे हैं कि शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। डेथ वारंट जारी हो चुका है। इसका मतलब है कि वो बता रहे हैं कि अब अजीत पवार एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। अगर 40 से ज्यादा विधायक नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को इतने विधायकों की जरूरत है। और एकनाथ शिंदे अगर इनके साथ हैं तो अजीत पवार उस सरकार को समर्थन देंगे भी तो उनको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। ये भविष्य की बात है। वो भविष्य में अलग स्ट्रेटजी पर चला जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा और विधानसभा चुनाव में क्या होगा, उस समय गठबंधन क्या होना चाहिए। लेकिन अभी जो चीजें चल रही है वो शरद पवार के इशारे पर चल रही है। और पहला कदम संजय राउत और उद्धव ठाकरे की तरफ से यही उठाया गया कि एकनाथ शिंदे दोनों के टारगेट में है और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच गठबंधन है। एकनाथ शिंदे के कई नेता डरे हुए रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार बदल जाए और फिर जो मंत्री पद मिला हुआ है वो भी छिन जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वो शिंदे को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाजपा के ऊपर दबाव बनाए और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बार बार कहा जाए कि अजीत पवार से हमारा कोई समझौता नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कहा जा रहा है कि हम सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारी विचारधारा के साथ जो भी सहमति रखेगा उन लोगों को या तो पार्टी में शामिल करेंगे या फिर पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, तो गठबंधन के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन अजीत पवार इतने बड़े नेता है, अपनी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं एनसीपी में, लेकिन कर्नाटक चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से अजीत पवार का नाम साइडलाइन करना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, ये भी शरद पवार की एक चाल ही है, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके से धीरे धीरे
अजीत पवार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी और भीतरी दोनों स्तर पर। यानी कि पार्टी के बाहर जो गठबंधन सहयोगी हैं उनको खुला छूट दे रखी है कि आप अजीत पवार के बारे में बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम शांत रहेंगे। और दूसरे तरफ पार्टी के अंदर भी वो चाहते हैं कि अजीत पवार उकसावे में आकर कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे उन्हें मौका मिल जाए कि एनसीपी के अंदर हम हैं, और अगर किसी को एनसीपी की नीतियों से तकलीफ हो रही है तो वो बाहर का रास्ता देखे। यानी शरद पवार दो तरीके से सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी यही है। कर्नाटक चुनाव में स्टार प्रचारक की सूची में सुप्रिया सुले का नाम रखा गया, लेकिन अजीत पवार का नहीं रखा गया। सुप्रिया सुले को अगर देखें तो सामान्य लोगों के बीच सुप्रिया सुले को कोई जानता नहीं है, वो ऐसा पब्लिक फेस नहीं है, न महाराष्ट्र में न महाराष्ट्र के बाहर। ऐसे भी वो केंद्र की राजनीति के लिए रही हैं, साथ में शरद पवार की रहती थी, और यूपीए की सरकार थी तो थोड़ी बहुत पहचान मिल जाती थी। लेकिन अब तो वो पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी हैं। लेकिन सुप्रिया सुले को कर्नाटक में स्टार प्रचारक की सूची में रखना ये बताता है कि वो सुप्रिया सुले के साथ खड़े हैं। यानी शरद पवार अब चाहते हैं कि सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में पार्टी की कमान संभाले और बाहर में भी उनकी पहचान ऐसी हो कि एनसीपी में शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले ही हैं। और इसीलिए वो पिछले दिनों जब बैठक किए थे तो उस बैठक में भी अजीत पवार को अपने साथ नहीं रखा, बल्कि सुप्रिया सुले को रखा। और दूसरे तरफ वो एनसीपी के अंदर और एनसीपी के बाहर की जो बात हो रही है उसमें केवल उद्धव ठाकरे और संजय राउत का उपयोग नहीं कर रहे, ये कांग्रेस का यूज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि नाना पटोले ने अचानक से आकर कहना शुरू कर दिया कि जब अजीत पवार को हमारे साथ सरकार में रहने के लिए ऐसी दिक्कतें हो रही थी तो अजीत पवार पहले ही उसी समय छोड़कर क्यों नहीं चले गए। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के समय 10 से 14 की बात है, जब कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी तो कांग्रेस को सीएम बनाना था। अब जो पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को सीएम पद दे सकता है, जो पार्टी ऐसा कर सकता है, जो पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने के बाद उद्धव ठाकरे को सीएम का पद दे सकता है, उसको क्या तकलीफ हो सकती है कि अगर अजीत पवार जो सवाल उठा रहे हैं कि सीएम हमारा होना चाहिए। अजीत पवार वही सवाल बार बार उठा रहे हैं कि हमें जब मौका मिला तो हम लोगों ने क्यों नहीं दावा किया। जब हम महाराष्ट्र में कांग्रेस से बड़ी पार्टी थे, छोटी पार्टी के तौर पर कांग्रेस आई थी हमारे साथ गठबंधन में, फिर भी शरद पवार की तरफ इशारा करके कि वो केंद्र में जाकर बैठ गए, केंद्र में मंत्री बन गए और यहां पर महाराष्ट्र में हमें छोड़कर कांग्रेस के साथ चले गए, कांग्रेस को सीएम बनवा दिया। तो अजीत पवार ने यही बात कही। अब नाना पटेलों को यह दिक्कत हो गई, नाना पटोले को यह दिक्कत नहीं है, दिक्कत शरद पवार को है। इसलिए एक तरफ संजय राउत, दूसरी तरफ नाना पटोले और तीसरी तरफ इन लोगों के अलावा उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला है। सुप्रिया सुले मैदान में उतरी और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अगर अजीत दादा को लगता है कि सीएम बनना चाहिए तो उनकी महत्वाकांक्षा सही है। सीएम के दावेदारी तो कोई भी नेता कर सकता है और इस महत्वाकांक्षा की सराहना करनी चाहिए। यह तीसरा पत्ता है जो इमोशनल कार्ड कहा जा सकता है, जो परिवार के लोग अजीत पवार के पीछे सामान्य तरीके से खड़े हैं, लेकिन अजीत पवार उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति इसलिए ऐसी चल रही है क्योंकि शरद पवार इस बार पहली बार फंस चुके हैं। उनको लग रहा है कि अजीत पवार भी स्मार्ट तरीके से, जैसे वो करते थे वैसे ही स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका हर मूव स्मार्ट मूव माना जाएगा क्योंकि अभी तक उन्होंने एक बार भी एनसीपी के अंदर ये नहीं कहा है कि एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ है या हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व, यानी कि जो हमसे अलग है, जो हमारे बुजुर्ग नेता हैं, ये लोग जो हैं वो पार्टी को अपने आधार पर नहीं चला सकते, यानी कि महाराष्ट्र का नेतृत्व को वैल्यू देना चाहिए। और यही कारण है कि अभी अजीत पवार के साथ कई लोग खड़े हैं। प्रफुल्ल पटेल उनके साथ खड़े हैं, छगन भुजबल उनके साथ खड़े हैं, धनंजय मुंडे उनके साथ खड़े हैं। यानी एनसीपी के जितने बड़े बड़े चेहरे महाराष्ट्र के अंदर हैं आज अजीत पवार के साथ खड़े हैं। शरद पवार के साथ
केवल जयंत पाटिल हैं जो उनके बनाए हुए हैं। ये जयंत पाटिल वही हैं कि जब अजीत पवार ने बगावत की थी, फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उस समय जयंत पाटिल को ही अजीत पवार की जगह लाया गया था। ये शरद पवार के बहुत खास माने जाते हैं। इसलिए अब शरद पवार के सारे दांव फेल हो चुके हैं। वो पार्टी बनाने के लिए दूसरे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं कि आप लोग बोलते रहो, उकसावे में आकर अजीत पवार कुछ बयान देगा और उसके बाद पार्टी के लोगों को समझाने में आसानी हो जाएगी कि अजीत पवार बगावत करने वाला है, आप लोग हमारे साथ मतलब फंस चुके हैं शरद पवार। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर शुरू हुई सियासत हर दिन तेज होती जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, मगर इसमें अजीत पवार का नाम शामिल नहीं किया गया। इससे पहले अजीत पवार मुंबई में हुई एक बैठक में भी शामिल नहीं हुए। उसके बाद लगातार चल रही हैं बयानबाजियां, जिससे कहना गलत नहीं होगा, महाराष्ट्र में बहुत जल्द कुछ बड़ा खेल होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।